सोच। नमस्कार दोस्तों। तो हुदी रिबेल्स ने एक बार फिर से बवाल मचा करके रख दिया है यमन में। और आप जानते ही होंगे हुदी रिबेल्स को, ये एक यमन की सरकार से लड़ रहा एक रिबेल ग्रुप है जिसको ईरान बैक करता है। और हर तरीके से इनको कई देशों ने आतंकवादी संगठन माना है, जैसे कि यूएस ने इनको आतंकवादी संगठन माना है, इजराइल ने इनको आतंकवादी संगठन माना है। और इनको पूरी तरीके से जो सपोर्ट है वो ईरान की तरफ से मिलता है और वहाँ की सरकार से ये लड़ रहे हैं। एक तरीके का सिविल वॉर जो है वो यमन के अंदर में चल रहा है। ये सारी बातें आपको पता ही हैं। अब ये हुदी रिबेल्स जो हैं ये हमेशा से रेड सी में, क्योंकि इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहाँ पर हमास को सपोर्ट करने के लिए जितनी भी इजरायली लिंक्ड शिप्स होती हैं उनको ये अटैक करते हैं, या यूएस लिंक्ड शिप्स को ये अटैक करते हैं रेड सी के अंदर में। तो ये अटैक तो पिछले कई महीनों से चल ही रहा है, ये सारी चीज़ें हो ही रही हैं। लेकिन अब इन हुदी रिबेल्स ने एक स्टेप और फॉरवर्ड ले लिया है और इस बार इन्होंने यूएन के जो हेडक्वार्टर है, यूएन का जो ह्यूमन राइट ऑफिस है उसका हेडक्वार्टर जो है यमन की कैपिटल सना के अंदर में, उसके ऊपर अटैक कर दिया है। वहाँ के व्हीकल्स, वहाँ की बिल्डिंग्स, इवन वहाँ का जो पूरा फर्नीचर है उस तक को उन्होंने सीज कर लिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आज तक यूएन के ऑफिस पर इतना बड़ा अटैक उनके यमन के कैपिटल में नहीं हुआ था। बिकॉज अगर आप यमन का कैपिटल देखोगे तो इट इज स्टिल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ यमन। वहाँ पर अटैक करके इस सारी चीज़ें सीज कर लेना ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर बन जाती है। अब अभी तक क्या कर रहे थे कि वो रेड सी में ही अटैक कर रहे थे और वहीं तक ये सीमित थे। दो शहर हैं, मेजर पोर्ट सिटीज़ हैं जिनका कब्जा लिया हुआ है यमन में हुदीस ने। अदरवाइज बाकी सब गवर्नमेंट के हाथ में ही है, और ख़ास तौर से जो कैपिटल सिटी है यमन की वो भी गवर्नमेंट के हाथ में ही है। तो यहाँ पर सना की मतलब यमन की कैपिटल सना में अटैक करके डॉक्यूमेंट्स का, फर्नीचर्स का और व्हीकल्स का पूरा कब्जा ले लेना ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और अब यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स चीफ हैं यूएन के, जिनका नाम है वॉल्गर टर्क, उन्होंने यहाँ पर हुदीस से रिक्वेस्ट किया है उसका। अब हुदीस का जो रियल नेम है वो यहाँ पर आप देख रहे होगे, उनका रियल नेम है अंसार अल्लाह। अब अंसार अल्लाह ग्रुप से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि भाई जिन लोगों को भी आपने डिटेन किया है हमारे ऑफिस से उनको रिलीज़ किया जाए, और हमारे ऑफिसेस के जो हमारे एसेट्स हैं उनको रिलीज़ किया जाए। अदरवाइज यूएन यहाँ पर बाध्य हो जाएगा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने पर हुदीस के ऊपर। अब ये स्ट्रॉन्ग एक्शन क्या हो सकता है? देखो, यूएन के पास भी अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं, वो वहाँ पर उन पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है। ऑलरेडी सिचुएशन यमन में बहुत ख़राब है और अब हुदीस ने एक मौका और दे दिया है यूएन को ये एक अलग से एक काम करने का। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये कई बार ये यूएन के ऑफिसेस पर अटैक कर चुके हैं, लेकिन अलग अलग शहरों में ये अटैक करते थे। जैसे पिछले साल ही इन्होंने अटैक किया था, और कम से कम इस साल जून में अटैक जब किया तो 60 लोगों को वहाँ से डिटेन कर लिया था यूएन के ऑफिस से, इंक्लूडिंग द एनजीओ वर्कर्स देयर। और उसके बाद इन्होंने इस बार फिर से अटैक किया और इस बार इन्होंने 6 वर्कर्स को यहाँ पर ह्यूमन राइट ऑफिस से डिटेन कर लिया है और इन सबको अपना हॉस्टेज बना लिया है। अब हॉस्टेज बनाकर क्या हुआ है? हॉस्टेज बना करके इन्होंने क्या किया कि एक बाकायदे वीडियो टेप्ड कन्फेशन इन्होंने रिलीज़ किया है इन सारे लोगों का। इसमें से 10 यमनीस का वीडियो टेप्ड कन्फेशन जो है वो बनाया है कि किस तरीके से यूएस की जो एम्बेसी है, यूएन जो है वो बेसिकली एक यूएस की एम्बेसी है, वो यूएस और इजराइल के लिए काम करती है। और हमारे जो यमनी नेशनल्स हैं उनको किस तरीके से हायर किया गया जासूसी करने के लिए हमारे खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ, और वो ये सारी इन्फॉर्मेशंस इजराइल को और यूएस को देते थे। ये सारी चीज़ें बोलते हुए 10 लोगों का, 10 यमनी नेशनल्स का वीडियो जो है उन्होंने पब्लिक किया और उन्होंने कहा कि ये यूएन नहीं है, ये बल्कि यूएस और इजरायली एम्बेसी है एक तरीके से जो हमारे देश में काम कर रही है। ये किसी प्रकार का यूएन ऑफिस नहीं है, इसीलिए हमने इसका कब्जा ले लिया है और इनको अब हम काम करने अपने देश में नहीं देंगे। अब इसमें से जब ये 10 लोग के वीडियोस बाहर आए तो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स के जो चीफ हैं उन्होंने सारी वीडियोस देखे, उनका रिप्लाई आया इसके ऊपर कि इसमें जो डिटेन्ड पर्सन है, एक पर्सन वो है जो हमारे ऑफिस से डिटेन किया गया और साफ साफ इस वीडियो में नज़र आ रहा है कि उसको फोर्स किया गया है ये चीज़ कन्फेस करने के लिए, ये एलिगेशंस हम पर लगाने के लिए। अब ये पॉसिबल भी है, बहुत हद तक पॉसिबल इसलिए है क्योंकि देखिए कोई हुदीस भी बहुत भाई शांति प्रिय लोग तो है नहीं। ऑब्वियसली वो बंदूक के नोक पर अगर आप किसी को जान से मारने की धमकी देते हो और बंदूक उसके सर पे लगा देते हो तो ऑब्वियसली आप जो कहोगे वो बोलेगा, उसकी मजबूरी, अदरवाइज आप उसको मार देंगे, आपके हाथ में हथियार हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये वीडियो टेप कन्फेशंस के ऊपर आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए बिलीव नहीं कर सकते हैं बिकॉज हुदीस भी आर्म्स के बल पर उन्होंने कब्जा लिया हुआ है कई सारे शहरों का। अब अगर आप यमन के जो पूरा इशू है, ये हुदीस देखो इंडिपेंडेंट क्लेम करते हैं खुद को, लेकिन इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है। दे आर बैक्ड बाय ईरान, कंप्लीटली बैक्ड बाय ईरान, ऑल थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय ईरान ओनली। तो जितना ईरान वीक होगा उतना हुदीस वीक होंगे। तो अभी क्या है प्रॉब्लम, क्या चल रही है कि अगर
इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में ईरान इन्वॉल्व होता है और ईरान की के लिए कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर हुदीस के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो उस चीज़ को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि अगर यूएन डायरेक्टली इंगेज कर जाता है अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस के थ्रू इन हुदी रिबेल से, तो फिर इनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ईरान को भी काफ़ी कमज़ोर देखा जा रहा है। जब से इस्माइल हानिया की डेथ हुई है, ईरान को देखिए, ईरान हर बार बोलते आया है कि हम अटैक करेंगे, और क्यों नहीं अटैक कर पा रहा है? मैंने आपको बताया कि वो नहीं कर पाएगा अटैक। कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी इलॉन मस्क से ये बोला कि ईरान इज नॉट गोइंग टू अटैक। ईरान की सिचुएशन नहीं है वो कि वो अटैक कर पाए। सो देर इज़ नो फियर। और ईरान को लिमिट करने का बहुत आसान तरीका है कि उनकी इकॉनमी को कट कर दो। तो वही हो रहा है ईरान के साथ में। अभी बहुत सारे सैंक्शंस ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो वो काफ़ी फंस चुका है अपने जाल में। अभी जो ये पूरा सिविल वॉर है, ये साल 2014 से चल रहा है यमन के अंदर में, मैंने आपको बताया, जहाँ पर एक तरफ यमन की सरकार है और कहा जाता है कि इस सरकार को सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट बैक करती है और यूएन बैक करती है, या जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इस यमन की सरकार को बैक करती हैं। और दूसरी तरफ ये हुदी रिबेल्स हैं, अंसार अल्लाह, जिनको बैक करता है ईरान। तो ये दो पूरे ग्रुप्स हैं जो कि यमन में लड़ रहे हैं। और आज जो सुबह की वीडियो हमने डिस्कस किया था इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप वाली में, उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से ज़बरदस्ती का अपनी नोज़ को पोक करके हर इशू में यूएस कैसे एक इशू को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देता है। ऐसे सीरिया का इशू आपने देखा, इराक वाला इशू आपने देखा ही है, सद्दाम हुसैन के केस में क्या हुआ था, गद्दाफ़ी का इशू आपने देखा है क्या हुआ था उस केस में, वहाँ पर भी यूएस ने अपनी खालिस्तानी कर दी थी। उसके बाद यमन में आप देख रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं, अगर आप डिटेल्ड में पढ़ने शुरू करोगे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आप शुरू करिए, मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़िए, आप कम से कम 50 देशों को पढ़िए। और आप 50 देशों को जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियरली वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हर देश का जो इशू है वो कहीं ना एक यूरोपियन कंट्रीज से लिंक होता है। या तो ब्रिटेन से लिंक होगा, या तो फ्रांस से लिंक होगा, या तो यूएस से लिंक होगा। कहीं ना कहीं इनका नाम ज़रूर आप सुनने में आ जाएगा। कई जगह पोर्टुगीज़ का भी नाम आता है, लेकिन वो पुराने टाइम में थे। आज के टाइम में दे आर नो मोर कॉलोनाइजर्स, बट दीज पीपल आर मॉडर्न डे कॉलोनाइजर्स। मतलब यूएस, फ्रांस एंड ब्रिटेन, दे आर स्टिल मॉडर्न डे कॉलोनाइजर्स। और इनका आप कहीं ना कहीं देख लोगे। अब ब्रिटेन की हालत तो ख़राब हो गई है इकॉनमिकली, तो ब्रिटेन उतना ज़्यादा अब नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन फ्रांस इकॉनमिकली हालत ख़राब है, लेकिन अभी भी अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा पावर रखता है फ्रांस। उसके अलावा यूएस मिडिल ईस्ट में रखता है। तो ये एक पूरा पावर गेम है जो इन लोग में आपस में चलता रहता है। और इसी से फाइट करने के लिए जो नया एक्सिस क्रिएट हुआ है, वो एक्सिस एक्चुअल में इसीलिए क्रिएट हुआ है, जो रशिया, नॉर्थ कोरिया जहाँ पर, और ईरान, चाइना, इनका जो एक्सिस क्रिएट हुआ वो एक्चुअल में इसी यूएस के जो हर इशू में अपना नोज पोक करने की आदत है उसके खिलाफ क्रिएट हुआ है। और ये एक्सिस आज से नहीं है। अदरवाइज अगर आप कोल्ड वॉर का टाइम देखिए तो कोल्ड वॉर के टाइम में रशिया वॉज मतलब कंसिडरेबली अलोन एट दैट टाइम। लेकिन आज की डेट में आप देखिए कि ये जो एक्सिस फॉर्म हुआ है और वो कितना स्ट्रॉन्ग एक्सिस है कि उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे ये लोग। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं कि किस तरीके से यमन ने अब यूएन के ऑफिसर्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। ये बेसिकली इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये था कि एक्चुअल में चल क्या रहा है हुदीस का, हमास का, हिजबुल्ला का, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो दीज पीपल आर वेरी वेरी डेस्परेट राइट नाउ। दिस इज़ वॉट द पर्पज ऑफ दिस वीडियो वॉज टू शो यू। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। और वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 के प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर आया है। और ये आपका बेस्ट डे है जिस दिन आप हमारे यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी का जो यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन है वो अब सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपये पर मंथ के प्राइस पर आपको मिल जाएगा। इसमें आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। इसके साथ में आपको 1-to-1 मेंटरशिप सेशन, जितने आप मेंस के आंसर्स लिखते हो उनके इवैल्यूएशन, और उसके साथ में स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी आपके इसमें लगाए जाएंगे। अगर आप चाहते हो इस डिस्काउंटेड प्राइस पर कोर्स को अवेल करना तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करना और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को इस डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।